हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है। अपने केमिकल इक्विलिब्रियम के रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं एक नोट के साथ। तो सबसे पहला नोट हमारा ये है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। इसके आगे आप 10-15 स्टार लटका लो, जो कि नीट, जेई मेंस, जेई एडवांस सब जगह आपको काम में आने वाला है कि फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ऑब्वियसली हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन एनी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, any type of equilibrium constant only and only depends upon temperature. Means at a particular temperature the value of k equilibrium will not be affected by any other factor. इसका क्या मतलब है कि कोई भी टाइप का आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, बाकी किसी भी अदर फैक्टर पे कोई डिपेंड नहीं करने वाली है टेम्परेचर के अलावा। ठीक है, तो इसमें क्या बात आती है कि हम तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं और मैथ्स हमें इतना बेसिक मैथ्स सबको आइडिया, चाहे नीट के बच्चे हों चाहे जेई के बच्चे हों। तो हम लोग क्या मिसकंसेप्शन कर देते हैं भाई, हम ये कर देते हैं कि भाई जैसे कि हमारा केसी था, तो केसी भाई हमारा क्या था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भाई आ रहा है यहाँ से हमारा केसी का एक्सप्रेशन हमने लिखा। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे यानी कि सी की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारा केसी का वैल्यू क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटाएंगे तो केसी का वैल्यू क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, कोई भी टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, चाहे केसी हो चाहे केपी हो, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इट्स वैल्यू ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू ट्वाइस ऑफ NH3 गैस, वैल्यू ऑफ Kp, भाई Kp एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, चेंजेस विद, तो किसके साथ चेंज करेगा, क्या इनिशियल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन के साथ चेंज करेगा, क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया के साथ चेंज करेगा, या फिर कैटलिस्ट के साथ चेंज करेगा, या फिर नन। तो भाई इसका आंसर नन होगा। ठीक है, तो चाहे कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, चाहे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो। अब अमाउंट को हम अलग अलग टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो मोल्स के टर्म्स में हो, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में हो, या फिर वो किसी कंसंट्रेशन टर्म्स में हो, चाहे हमारा परसेंट W/W हो, परसेंट W/V, परसेंट V/V, चाहे मोलैरिटी हो, चाहे मोलैलिटी हो, या मोल फ्रैक्शन हो, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हो, किसी पे भी किसी कंसंट्रेशन टर्म पे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। यानी कि सिंपली अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को आप किसी भी टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू उस पर निर्भर नहीं करेगी। इसके साथ साथ अगर अमाउंट को आप पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, अगर आपके गैसियस सब्सटेंसेस है, तो पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। साथ ही साथ अगर आपका कोई एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह है तो उस पर भी डिपेंड नहीं करेगी, वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करेगी, यूज़ ऑफ कैटलिस्ट पे भी डिपेंड नहीं करेगी, चाहे हमने कोई इनर्ट गैस का एडिशन कर दिया चाहे रिमूवल कर दिया, इन सब में से किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करने वाली। ये सब बातें मैंने इसलिए बताई क्योंकि जनरली एग्जाम में ये सारी चीज़ें लिख दिया जाता है तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं। हालांकि अपने को इतनी बात ही ध्यान रखनी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन इट विल ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी। जो चीज़ कॉमनली पूछी जाती है वो मैंने एक बार लिख दी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई और भी चीज़ आ जाए टेम्परेचर के अलावा तो उस पर भी डिपेंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं करेगी। ठीक है, इतनी बात अपने को समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रोफाइल है इस चैप्टर की, जो कि नीट, जेई मेंस, जेई एडवांस सब में पूछी जाती है कि Kp और Kc के रिलेशन के ऊपर। बात यह है कि Kp और Kc का जो रिलेशन है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्शंस, यानी कि मिनिमम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से मिनिमम एक सब्सटेंस आपका गैस फॉर्म में होना चाहिए। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि भाई गैस ही नहीं है अगर कोई सब्सटेंस तो उस पार्शियल प्रेशर नहीं लिख पाओगे आप उसके लिए। अगर गैस है तभी पार्शियल प्रेशर लिख पाओगे, और पार्शियल प्रेशर है तभी Kp का एक्सप्रेशन लिख पाओगे, और Kp का एक्सप्रेशन लिख पाओगे तभी Kp और Kc में रिलेशन लिख पाओगे। तो इसलिए ये बात है कि अगर गैसियस रिएक्शन है तभी आप Kp और Kc के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो फॉर वही अपनी स्टैंडर्ड रिएक्शन A टाइम्स A गैस प्लस B टाइम B गैस रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू C टाइम C गैस प्लस D टाइम D गैस। Kp का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स each raised to the power their stoichiometric coefficient अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट each raised to the power their stoichiometric coefficient। सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेज हैं तो सभी के लिए पार्शियल प्रेशर डिफाइंड है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ गैस इनटू RT,
ठीक है, बिल्कुल अपने ये लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को कंसंट्रेशन ऑफ गैस इनटू RT, तो हमने लिख लिया सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर को कंसंट्रेशन के टर्म्स में हमने लिख लिया। फिर हमने रीअरेंज कर लिया, तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर स्मॉल a मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर स्मॉल b और मल्टीप्लाई बाय RT रेज टू द पावर C प्लस D माइनस A प्लस B हमने रीअरेंज करके लिख लिया। अगेन C प्लस D माइनस A प्लस B हमारा क्या हो जाएगा, क्या डेल्टा NG हो जाएगा, याद करो। ठीक है, बिल्कुल C प्लस डी हमारा माइनस A प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन मोल्स। चेंज इन मोल्स और सभी सब्सटेंस गैसेस हैं, तो हमने इसको क्या लिख देंगे, डेल्टा NG। तो RT रेज टू द पावर तो डेल्टा NG हो गया। और ये जो अपनी बात है ये क्या है, ये हमारा Kc का एक्सप्रेशन है। भाई Kc का एक्सप्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा किसका है, Kc का है। तो Kp का रिलेशन Kc के साथ क्या आ गया, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा NG। अब है ये बहुत सिंपल रिलेशन, लेकिन इसमें एग्जामिनर चाहे तो गलतियां भर भर के करवा सकता है अगर हम बेसिक्स ध्यान ना रखें। बेसिक क्या, सबसे पहला बेसिक ये है कि Kp और Kc के बीच का जो रिलेशन है, फिर बता रहा हूँ कि कब एप्लीकेबल होगा, जब एटलीस्ट एक गैस प्रेजेंट होगी रिएक्शन में। ठीक है, दूसरी बात आती है यूनिट्स की। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में 80% ऑफ द क्वेश्चंस में आपको यूनिट चेंज करनी पड़ती है, मतलब क्वेश्चन में यूनिट्स किसी यूनिट में दी होती हैं और पूछी अलग यूनिट में होती हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में यूनिट्स की गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो यूनिट्स का अवश्य ध्यान रखें। Kc की यूनिट आपको पता है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा NG होती है। Kp की यूनिट अलग अलग प्रेशर के टर्म में हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो हमें लेनी है या तो ATM रेज टू द पावर डेल्टा NG या फिर बार रेज टू द पावर डेल्टा NG। और जब ATM रेज टू द पावर डेल्टा NG लोगे तब R की वैल्यू क्या लोगे, 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, क्योंकि ATM इसी में आता है। ठीक है, तो जब Kp आप ATM रेज टू द पावर डेल्टा NG दोगे तब R की वैल्यू 0.0821 वाली लोगे, और जब Kp की यूनिट बार रेज टू द पावर डेल्टा NG लोगे तब R की वैल्यू 0.083 वाली लोगे, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लोगे। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि यूनिट्स आपको क्या लेनी है। Kc की यूनिट तो मोल पर लीटर के पावर डेल्टा NG होगी, टेम्परेचर केल्विन में ही होगा। R और Kp का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात अपने को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि Kp और Kc में हमें कंपेयर करना होता है कि Kp ग्रेटर देन Kc कब होगा, Kp Kc के कब बराबर होगा, Kp Kc से कब छोटा होगा। तो इसके लिए मैक्सिमम लोग केसेस पूरे अच्छे से नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से गलती हो जाती है। मैं तीनों केसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई पहली पॉसिबिलिटी है जब RT आपका ग्रेटर देन 1 है। RT ग्रेटर देन 1 है यानी कि टेम्परेचर आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 1/R होगा। और 1/R की वैल्यू आपकी, R की अगर मैं डालूँ 0.0821 डालूँ तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 12.18 केल्विन आ जाएगा। तो जब टेम्परेचर 12.18 केल्विन से ज़्यादा है, और 12.18 केल्विन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि बहुत छोटा टेम्परेचर होता है, बहुत छोटा टेम्परेचर होता है। भाई 0 केल्विन तो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है। भाई 0 केल्विन लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर मतलब माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, जो कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है। तो माइनस के बहुत ज़्यादा, अप्रोक्सीमेट माइनस के 250 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ये टेम्परेचर है। तो माइनस का 250 डिग्री सेल्सियस जो है वो बहुत ही छोटा टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं। जो मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन होती हैं वो इससे ज़्यादा ही टेम्परेचर पे होती हैं, भाई रूम टेम्परेचर या उससे ऊपर वाले टेम्परेचर पे होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर 12.18 केल्विन से ज़्यादा है भाई, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो रिएक्शन होती हैं वो इसी टेम्परेचर से ऊपर ही होती हैं, इससे नीचे वाले टेम्परेचर पे तो मैक्सिमम रिएक्शन नहीं होती है। तो अगर RT हमारा ग्रेटर देन 1 है यानी कि टेम्परेचर हमारा 12.18 केल्विन से ज़्यादा है, तो अब Kp और Kc का हम रिलेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो भाई देखो Kp होता है Kc इंटू RT की पावर डेल्टा NG, यानी कि RT हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो अगर RT हमारा ग्रेटर देन 1 है और रेज टू द पावर डेल्टा NG, अब डेल्टा NG सपोज हमारा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब डेल्टा NG सपोज ग्रेटर देन 0 है और RT ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 नंबर सपोज हमारा 2 है, RT की वैल्यू सपोज 2 है, रेज टू द पावर डेल्टा NG, और डेल्टा NG हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो अगर 2 रेज टू द पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर आप लोगे, ठीक है, 2 रेज टू द पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे तो क्या आएगा, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी RT रेज टू द पावर डेल्टा NG की, वो क्या आएगी, क्या एक
ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, 2 कोई भी आप सपोज मैंने आर टी की वैल्यू 1 से ज़्यादा थी, मैंने 2 मान ली। ठीक है, तो 2 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है तो वो जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका ग्रेटर देन 1 ही आएगा। तो यानी कि अगर ग्रेटर देन 1 आएगा इसकी वैल्यू तो के पी हमारा किससे बड़ा होगा, के सी से बड़ा ही होगा। तो आर टी अगर हमारा ग्रेटर देन 1 है और डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो के पी बड़ा होगा के सी से। सिमिलरली अगर डेल्टा एन जी हमारा लेस देन 0 है, ठीक है, डेल्टा एन जी अगर लेस देन 0 है, आर टी की वैल्यू अभी भी मैं 2 ही मान लूँ। ठीक है, आर टी ग्रेटर देन 1 है और डेल्टा एन जी सपोज लेस देन 0 है, यानी कि कोई नेगेटिव वैल्यू है, सपोज -1 है। ठीक है, तो अगर सपोज डेल्टा एन जी की वैल्यू आपकी -1 है तो क्या आ जाएगा, 2 यानी कि ये क्या आ जाएगा, के पी इक्वल टू के सी बाय 2, यानी कि के पी क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा के सी से। तो अगर आर टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 है तो के पी आपका छोटा आ जाएगा के सी से। लेकिन अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो एनीथिंग आर टी की वैल्यू अब कुछ भी हो, आर टी आपकी ग्रेटर देन 1 है, सपोज 2 मान लो। ठीक है, तो 2 आपका क्या आएगा, आपका 1 ही आएगा। तो आर टी अगर कोई भी ग्रेटर देन 1 नंबर ले लो और डेल्टा एन जी आपका 0 है तो 2 या 3 है, जो भी आपका ग्रेटर देन 1 नंबर /0 में आपका क्या आएगा, आपका रिजल्टेंट 1 ही आएगा, यानी कि के पी बराबर के सी आएगा। तो अगर आर टी ग्रेटर देन 1 है और डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो के पी ग्रेटर देन के सी, और डेल्टा एन जी लेस देन 0 तो के पी लेस देन के सी, और डेल्टा एन जी 0 हो गया तो के पी बराबर के सी हो गया। अगर हमें टेम्परेचर ग्रेटर देन 12.18 केल्विन है दिया हुआ है तो हमारे ये वाली चीज़ें वैलिड होंगी। लेकिन अगर हमें टेम्परेचर नहीं दिया तब भी हमें यही चीज़ें करनी है। क्यों करनी है ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि टेम्परेचर 12.18 केल्विन जो है इससे ज़्यादा ही टेम्परेचर भाई मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस का होगा। तो जनरली जो टेम्परेचर होगा वो 12.18 केल्विन से ज़्यादा ही होगा। तो अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन से टेम्परेचर का आइडिया नहीं लग रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यही चीज़ मान के चलेंगे कि टेम्परेचर 12.18 केल्विन से ज़्यादा, और मैक्सिमम बच्चों को यही वाला केस ध्यान होता है। लेकिन हाइपोथेटिकली हो सकता है कि वो बोल दे कि कोई केमिकल रिएक्शन है वो 5 केल्विन पे हो रही है, तो अब के पी के सी में से क्या बड़ा होगा, तो उस टाइम पे हम गड़बड़ कर सकते हैं, और गड़बड़ ना करें इस वजह से हमें सभी केसेस को अच्छे से पढ़ के चलें। तो अगर आर टी लेस देन 1 यानी कि टेम्परेचर लेस देन 1/r है, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू आपकी 12.18 केल्विन से कम है, मान लिया बहुत छोटा टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली उसने दे दिया तो हमें यही मान के करना पड़ेगा। तो अगर अब टेम्परेचर लेस देन 12.18 केल्विन है, यानी कि आर टी की वैल्यू आपकी लेस देन 1 है, तो अगर आर टी की वैल्यू आपकी लेस देन 1 है तो अगर लेस देन 1 नंबर आपका आर टी की वैल्यू लेस देन 1 है और डेल्टा 1 लेस देन 1 नंबर आपका /, डेल्टा एन जी, सपोज आपका आर टी की वैल्यू कितनी है 0.5 है। ठीक है, आर टी की वैल्यू कितनी है 0.5 यानी कि 1/2 मान लो। ठीक है, 0.5 मतलब 1/2, तो 1/2 /, आपका क्या है, डेल्टा एन जी है। तो इस केस में आपका क्या होगा कि तीनों ही आपके रिलेशन उलट जाएंगे। ठीक है, आपके सभी रिलेशन आपके उलट जाएंगे। जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा तो के पी लेस देन के सी हो जाएगा, जब डेल्टा एन जी लेस देन 0 होगा तो के पी ग्रेटर देन के सी हो जाएगा। लेकिन जब डेल्टा एन जी 0 होगा, भाई जब डेल्टा एन जी अब 0 कर दो, ठीक है, डेल्टा एन जी 0 कर दो, मैंने आर टी लेस देन 1 था, मैंने क्या माना था 0.5 माना था, यानी कि 1/2 माना था, तो 1/2 0, तो 1/2 0 कर दोगे तब भी ये वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी, यानी कि के पी बराबर के सी ही होगा। यानी कि आप बेसिकली आर टी की वैल्यू कुछ भी कर दो, आर टी की वैल्यू कुछ भी कर दो, अगर आपने डेल्टा एन जी 0 कर दिया, अगर आपने डेल्टा एन जी 0 कर दिया तो के पी बराबर के सी ही होगा। भाई अब चाहे आर टी की वैल्यू 1 कर दो, चाहे आर टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर दो, चाहे आर टी की वैल्यू लेस देन 1 कर दो, अगर डेल्टा एन जी 0 कर दिया तो के पी बराबर के सी ही होगा। ये बात अपने को समझ में आना चाहिए, बेसिक मैथ्स है। ठीक है, तो ये दोनों केसेस अपने को समझ में आ गए, हम न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के समझ भी सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हम अच्छे से देख लें, अपने को क्लैरिटी आनी चाहिए दोनों केसेस में। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें टेम्परेचर का आइडिया नहीं तो हम पहला वाला केस ही मान के चलेंगे कि टेम्परेचर 12.18 केल्विन से ज़्यादा ही है। अब एक केस, तीसरा केस आता है अगर टेम्परेचर 12.18 केल्विन ही हो जाए एग्जैक्टली। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर 12.18 केल्विन ही हो जाए एग्जैक्टली, यानी कि आर टी की वैल्यू 1 हो जाए,
तो अगर आर टी की वैल्यू 1 हो जाए तो के पी और के सी का रिलेशन क्या हो जाएगा, के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी कितना है 1 है, 1 डेल्टा एन जी। अब 1 आप कोई भी नंबर कर दो, चाहे पॉजिटिव नंबर कर दो, चाहे मतलब आपका ग्रेटर देन 0 नंबर कर दो, चाहे आपका लेस देन 0 नंबर कर दो, या 0 ही कर दो एग्जैक्टली, तीनों ही केसेस में आपका डेल्टा एन जी आप कुछ भी कर दो, चाहे पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव कर दो, 0 कर दो, आपका तीनों ही केस में के पी बराबर क्या आ जाएगा, के सी ही आएगा, क्योंकि 1 एनी नंबर आपका क्या होगा 1 ही होगा। तो के पी बराबर के सी आ जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ डेल्टा एन जी, अगर हमारा आर टी की वैल्यू 1 है, यानी कि टेम्परेचर हमारा 12.18 केल्विन है। और ये टेम्परेचर कई बार हमसे पूछ दिया जाता है कि किस टेम्परेचर पे के पी बराबर के सी होगा फॉर एनी केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। तो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाएगा 1/r, जिसको हम वैल्यू निकाल लेंगे तो 12.18 केल्विन वैल्यू आएगी उसकी। ठीक है, अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन जो हमसे जेई मेंस में पूछा गया था, इसको हम देखते हैं भाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया के पी इज नॉट इक्वल टू के सी, इनमें से किस इक्विलिब्रियम के लिए के पी के सी के बराबर नहीं है। तो भाई के पी के सी के बराबर कब हो सकता है, तो भाई के पी के सी के बराबर कब हो सकता है, तो डेल्टा एन जी 0 कर दो भाई, के पी इक्वल टू के सी, आपको देखो के पी क्या होता है, के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है। तो अगर हमें के पी के सी के बराबर करना है तो या तो डेल्टा एन जी को क्या कर दो 0 कर दो, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू या तो 0 कर दो। ठीक है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 कर दोगे तो के पी बराबर के सी हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ भी ले लो, या फिर आर टी की वैल्यू क्या कर दो 1 कर दो। ठीक है, तो आर टी की वैल्यू अगर 1 हो गई तो 1 डेल्टा एन जी की वैल्यू अब कुछ भी हो, अगर आपका आर टी की वैल्यू 1 है तो के पी बराबर हो जाएगा के सी, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू 1/r हो गई तो के पी बराबर के सी हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ डेल्टा एन जी। तो दो तरीके हैं के पी बराबर के सी करने के लिए, तो डेल्टा एन जी को 0 कर दो या फिर टेम्परेचर को 1/r कर दो। ठीक, अब यहाँ पे टेम्परेचर का तो वेरिएशन हमें नहीं दिया हुआ, टेम्परेचर क्या है भाई, टेम्परेचर का हमें तो कुछ नहीं दिया हुआ टेम्परेचर क्या है, लेकिन हमें डेल्टा एन जी निकाल सकते हैं क्योंकि रिएक्शन हमें गिवन है। तो डेल्टा एन जी से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम पहली रिएक्शन देखें तो इसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट साइड की गैसेस मोल्स हैं 2 और रिएक्टेंट साइड की गैसेस मोल्स भी 2 है, तो डेल्टा एन 0 आ गया। ठीक है, दूसरी रिएक्शन में देखें तो प्रोडक्ट साइड की गैसेस मोल्स आ गए 2 और रिएक्टेंट साइड की गैसेस मोल्स आ गए 2, यानी कि डेल्टा एन जी की वैल्यू अगेन 0, डेल्टा एन जी 0 मतलब के पी बराबर के सी। तीसरे ऑप्शन में देखें तो प्रोडक्ट साइड की गैसेस मोल्स 2 आ गए, रिएक्टेंट साइड की गैसेस मोल्स 2 आ गए, मतलब डेल्टा एन जी अगेन 0 आ गया, मतलब पहले 3 केस में के पी बराबर के सी आ गया। चौथी रिएक्शन में देखें तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट साइड की गैसेस मोल 2 माइनस रिएक्टेंट साइड की गैसेस मोल्स कितने 1, 3 नहीं 1, क्योंकि ये सॉलिड है, हमें गैसेस मोल्स देखने हैं, तो 2 माइनस 1 यानी कि डेल्टा एन जी कितना आ गया इस रिएक्शन के लिए 1 आ गया, यानी कि 0 नहीं आया, और डेल्टा एन जी क्योंकि 0 नहीं आया मतलब के पी बराबर के सी नहीं होगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर है। टेम्परेचर का हमें कुछ नहीं बोला गया, तो टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट हम 12.18 केल्विन से ज़्यादा ही मान के चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे जेई 2000 में पूछा गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, लेकिन हम ऑप्शन दिए हो ना दिए हो हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, हमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, के पी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, लेकिन के पी की यूनिट हमें दी हुई है, के पी की वैल्यू कब है ये, जब पार्शियल प्रेशर हमने एटमॉस्फेयर में लिया है। हमसे के सी की वैल्यू पूछ रहा है मोल पर लीटर में, अगर हमें कंसंट्रेशन लेनी है। ठीक है, तो के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है, तो के सी को हम क्या लिख लेंगे, के पी अपॉन आर टी की पावर डेल्टा एन जी। के पी की वैल्यू कितनी है 1.44 इंटू 10 की पावर -5। अब क्योंकि के पी एटमॉस्फेयर में है इसलिए आर की वैल्यू क्या डालोगे 0.0821 डालोगे लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, इंटू टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में डालना है तो 273 ऐड कर दोगे 773 केल्विन। डेल्टा एन जी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट साइड के गैसेस मोल्स 2 माइनस रिएक्टेंट साइड के गैसेस मोल 3 + 1 4, यानी कि 2 - 4 यानी कि -2 आ गया आपका डेल्टा एन जी। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी के सी की यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर में डेल्टा एन जी की वैल्यू -2 थी, तो मोल पर लीटर की पावर -2 आपकी आ गई, यूनिट आ गई के सी की। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी के पी अपॉन के सी की। तो के पी अपॉन के सी की अगर हमें वैल्यू निकालनी है फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस एट 300 केल्विन रिस्पेक्टिवली, और 300 केल्विन पे हमें आर टी की वैल्यू दी हुई है।
ठीक है, आर टी की वैल्यू में दी हुई है, तो के पी अपॉन के सी क्या हो जाएगा, आर टी के पार डेल्टा एन जी, आर टी की वैल्यू में दी हुई है 24.62, ठीक है, रेज टू द पावर में डेल्टा एन जी। ठीक बात है भाई। तो अब तीनों रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एल जी निकाल लें, ठीक है। तो पहले रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट साइड की गैसेस मोल्स माइनस रिएक्टेंट साइड की गैसेस मोल 2 - 2 यानी कि 0, ठीक है। दूसरी रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट साइड की गैसेस मोल 2 माइनस रिएक्टेंट साइड की गैसेस मोल 1, डेल्टा एन जी की वैल्यू 1। चौथी रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट साइड की गैसेस मोल 2 माइनस रिएक्टेंट साइड की गैसेस मोल 4, मतलब डेल्टा एन जी की वैल्यू -2। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर 0 आए पहली रिएक्शन के लिए तो 24.62 रेज टू द पावर 0 यानी कि के पी अपॉन के सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो पहली के लिए तो 1 आ गई के पी अपॉन के सी की वैल्यू, जो कि पहले 3 ऑप्शन में है, यानी कि डी ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन की बात करें तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 डाल दोगे तो के पी अपॉन के सी की वैल्यू कितने आ गए, 24.62 आ गए, जो कि पहले 2 ऑप्शन में है, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी नहीं होने का, तो पहले 2 ऑप्शन में से कुछ होगा, ठीक है। अब तीसरे के लिए हमारे डेल्टा एन जी की वैल्यू -2 है, तो आप डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ पे -2 सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 24.62 रेज टू द पावर -2, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/24.62 का स्क्वायर, आप ये लिख सकते हो। यानी कि ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी आएगी कि 1 से छोटी आएगी, ऑब्वियसली आपकी 1 से छोटी आएगी, और 1 से छोटी दोनों ऑप्शन में से एक ही वैल्यू है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो आप ऐसे ही आप पहला वाला लगा दोगे, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि भाई ये आपकी वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, ठीक है। ये वैल्यू आपकी भाई 25 का स्क्वायर आपका 625 होता है, तो उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो 1/625 क्या 1/625 या 1/600 मान लो, ठीक है। तो 1/625 या 1/600 क्या 1 से बहुत छोटी वैल्यू है, तो 1 से बहुत अगर छोटी वैल्यू है, तो 1 से बहुत छोटी वैल्यू है तो भाई पहला ऑप्शन ही होगा, भाई दूसरा ऑप्शन तो आपकी 606 है, तो वो तो एक तरीके से 24.62 के स्क्वायर की वैल्यू है, मोर और लेस। तो 1/24.62 का स्क्वायर आपका 1 से बहुत छोटी वैल्यू, तो पहला ऑप्शन ही आप लगा दोगे बिना कैलकुलेशन करें। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, और कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप टाइम बचाओ और स्पीड विद एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका नीट 2022 में पूछा गया है, नीट 2022 में पूछा गया। क्या कह रहा है, हमें केमिकल रिएक्शन दी हुई है, 1000 केल्विन पे केपी की वैल्यू दी हुई है, केसी हमसे पूछ रहा है, भाई केपी हमें दिया हुआ है बार में, तो अब आर की वैल्यू कितनी डालोगे, 0.0821 की 0.083, 0.083। तो केपी और केसी का हमें रिलेशन पता है, ठीक है। केपी की वैल्यू आपने डाल दी 3, ठीक है, अपॉन में आर की वैल्यू डाल दी 0.083, केल्विन में ही टेम्परेचर दिया हुआ था तो केल्विन में हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/83 आ जाएगा। जब हम इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/83 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करने तो हमें कि डायरेक्ट सॉल्व करने की नॉर्मल तरीके से, नहीं तो हम इसे 3/90 लिख दें, आपका क्या आ जाएगा 1/30 यानी कि 0.33, यानी कि 3.3 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। 3/90 कितना आ जाएगा 3.33 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। अब एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में था 3/83, यानी कि एक्चुअल में क्या था, ये थोड़ा सा कम था जो एक्चुअल में था। तो एक्चुअल में आंसर जो आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा भाई, एक्चुअल में आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि देखो मैंने क्या करा था, आपको सपोज जो केसी निकालना है वो क्या है 3/83 है, और मैंने क्या करा 3/90 के निकाल दिया, 90 समझ के निकाल दिया, 3.33 इंटू 10 की पावर -2। अब एक्चुअल में जो है वो थोड़ा सा 83 क्या है, थोड़ा सा कम है, 90 से भाई थोड़ा सा तो कम है, तो एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। भाई देख लो कि केसी आपका क्या था 3/83 था, मैंने 3/90 करके निकाल दी, तो 83 जो था वो थोड़ा सा छोटा था एक्चुअल में 90 से, तो एक्चुअल में केसी की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। तो 3.33 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा मोस्टली, तो 3.6 इंटू 10 की पावर -2, जो कि 3.33 से थोड़ा ज़्यादा है, आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व करें, मतलब बिना एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एक्यूरेटली। ऑप्शन का ध्यान देना, अगर 3.33 से दो ऑप्शन हो बहुत पास पास, एक 3.5 हो एक 3.6 हो, तब तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके ही निकालना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में आपके इतने सारे क्लोज ऑप्शंस नहीं होते हैं, और इस क्वेश्चन में क्लोज ऑप्शन था भी नहीं, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करे बिना आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, कैसे हम क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इस बात का ज़रूर
ध्यान रखें कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। इसके आगे की चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने केपी और केसी का रिलेशन देखा, केपी और केसी और कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो भी हमने देखा, किन किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है वो सब बातें भी हमने देखी, और हमने अच्छे से तीनों ही केसेस केपी और केसी के रिलेशन में हमने देख लिए। और यहीं पे रुकते हैं, इसके आगे का हम आगे देखेंगे। आप लोग इन नोट्स को एकदम अच्छे से पढ़ें और मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। आपका रिवीजन बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।